यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इलेक्ट्रिक डायपोल को रखें तो क्या होगा, है ना। समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास में यहां पर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को रखा, डायपोल को रखा, माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये डायपोल की डायरेक्शन, ये वेक्टर पी, क्लियर है। ये वेक्टर पी, ये वेक्टर पी थीटा एंगल पर है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, क्लियर। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा किस पर, पॉइंट ए पर भी और पॉइंट बी पर भी। इलेक्ट्रिक फोर्स एट ए कितना लगेगा बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यू डॉट ई। मैं मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो ऐसे लिखूंगा, और डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वेक्टर ई। बात समझ में आ रही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होता है, क्यू ई, यही होता है ना। डायरेक्शन क्या होती है, इफ क्यू इज पॉजिटिव अलोंग वेक्टर ई, ये लिखा था ना, एंड इफ क्यू इज नेगेटिव अपोजिट टू वेक्टर ई, ये लिखा था बेटा, यही कॉपी करना। ये क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा देखे, ये तो इस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स आया, किस डायरेक्शन में आया, इस डायरेक्शन में आया, इसको दे दिया F1। मान लीजिए इस डायरेक्शन में भी तो फोर्स लगेगा, इसको दे दिया F2, क्लियर है। नाउ वी कैलकुलेट F2, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन बी चार्ज। बी चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F2 इज इक्वल टू क्यू डॉट मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ई, क्लियर। इसी तरीके से यहां से डायरेक्शन देखिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब यहां क्या लिखेंगे हम, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, क्लियर है। अब देखिए ये और ये इक्वल है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। समझने की कोशिश कीजिए, क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, हाँ, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना भाई, क्योंकि ये तो अपोजिट है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। समझ में आ रही बात। तो नेट फोर्स कितना आएगा, एफ नेट कितना निकालेंगे, 0, क्लियर है। मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, नेट फोर्स कितना आ गया, 0। अब आप समझिए ये फोर्स है, क्या इन दोनों फोर्स में ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये लाइन ऑफ एक्शन, ये लाइन ऑफ एक्शन क्लास 11th में पढ़ा था, इनके बीच में कोई सेपरेशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यस देयर इज सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्या इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के कारण ये दोनों फोर्स, चूंकि ये मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो क्या ये दोनों फोर्स कपल ऑफ फोर्स बनाएंगे, बनाएंगे ना। सिंस वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 आर फॉर्म कपल ऑफ फोर्स, कपल बन गया फोर्स का। और जब कपल बनता है तो ध्यान से देखिए, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है नीचे की तरफ से, एक फोर्स ऊपर की तरफ से। जब ये फोर्स लगेगा तो ये मेरे हाथ में जो पेन है ये रोटेट होगा ना, रोटेटिंग इफेक्ट आएगा। रोटेटिंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टॉर्क आएगा। देयरफॉर दे जनरेट टॉर्क। अगर टॉर्क जनरेट होगा तो टॉर्क इज इक्वल टू, लिखे क्या 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 होता है बेटा, फॉर्मूला टॉर्क का। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस
बिटवीन टू लाइंस ऑफ एक्शन, यही होता है ना बेटा। और मल्टीप्लाई में क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, क्लियर है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, बस कॉपी कर दीजिए क्या आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, ये ए है, ये बी है, मान लीजिए ये सी है, तो बीसी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बीसी। और मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स लिख दीजिए, ये मैग्नीट्यूड लिखा मैंने किसी भी एक फोर्स का। आगे है तक समझ में, कोई दिक्कत हो तो बोलिए, आगे है तक। अब यहां तक आने के बाद F1 की वैल्यू यहां से लिखेंगे और BC हम कैलकुलेट करके सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। कॉपी कर लीजिए इतना। आइए देखते हैं, ये टॉर्क इज इक्वल टू BC की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, देखिए ध्यान दीजिए, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना, ये लेंथ कितनी है 12, अरे भाई इफेक्टिव लेंथ ऑफ डायपोल 12 होती है ना, तो BC क्या आएगा, BC आएगा, देखो समझने की कोशिश कीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये 12 लेंथ है और ये हाइपोटेनियस है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा होता है ना। तो हाइपोटेनियस को उधर ले जाओ, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू h साइन थीटा, h की जगह क्या लिखेंगे 12, तो ये 12 साइन थीटा, क्लियर, इंस्टीड ऑफ BC, क्लियर है। BC की जगह पर हम क्या लिखेंगे 12 साइन थीटा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन फोर्स, F1 का फोर्स क्या, F1 फोर्स कितना निकाला था हमने, QE, मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दे, और क्या, ये Q, ये 12, क्या लिखेंगे P, E एज इट इज साइन थीटा। देखो हमने पहले पढ़ चुके, और वो क्या है, डायपोल मोमेंट, क्या पढ़ा था, डायपोल मोमेंट पढ़ा था ना बेटा, डायपोल मोमेंट ऑफ आ डायपोल, वो क्या होता है 2QL, है ना, तो 2QL की जगह P साइन थीटा, ये टॉर्क आ गया। अच्छा सोचिए, अगर दो वेक्टर क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में साइन थीटा लिखा है, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, अरे इतना क्या सोचते हो यार, है 12th क्लास में आ गए, क्या रहेगा, वेक्टर टॉ इज इक्वल टू P क्रॉस E, आया बेटा समझ में, दिस इज द टॉर्क। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया P क्रॉस E, अगर मैग्नीट्यूड में लिखना है तो P साइन थीटा, कॉपी कर लीजिए। तो बेटा देखिए, इस टॉपिक का फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया। अब इस टॉपिक के सेकंड फेज में चलते हैं। सेकंड फेज में हम क्या देखेंगे कि वर्क डन बाय टॉर्क, ये जो टॉर्क लगा ना, इस टॉर्क ने कितना वर्क किया, तो कैसे निकालेंगे बेटा, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वेक्टर ई, ये डायपोल है यहां पर, ये डायपोल, ये इसका डायपोल मोमेंट। अब मान लीजिए ये एंगल थीटा है ना, टॉर्क लगेगा, ऐसे घूमेगा ये, मान लो टॉर्क ने इसे इतना घुमा दिया, इसे इतना रोटेट करा दिया, क्लियर है। पहले एंगल कितना था इसका θ1, अब एंगल कितना रह गया θ2, तो θ1 से θ2 तक इसे रोटेट करने में नेट वर्क कितना हुआ, अगर हम उस वर्क को कैलकुलेट कर ले तो क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय टॉर्क। टॉर्क से वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, dw इज इक्वल टू टॉ डी थीटा, वर्क डन बाय टॉर्क, माइंड इट, वर्क डन बाय टॉर्क, क्लियर है। तो कैसे निकलेगा, dw इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ टॉ वी कैन राइट PE साइन थीटा डी थीटा, क्लियर है। अब अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं θ1 से θ2 तक,
तो W इज इक्वल टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन θ1 टू θ2 PE sin थीटा डी थीटा। अच्छा देखो P और E तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये लिखा देखो, टॉपिक ही यही है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। W इज इक्वल टू क्या आएगा, PE एज इट इज, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2 तक, इसे इंटीग्रेट करेंगे। इसके बाद मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, यहां पर क्या आएगा, W इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। क्लियर है, दिस इज द नेट वर्क डन। क्लियर है बात, आगे यहां तक समझ में। अच्छा सोचिए अगर θ1 की जगह पर 90 डिग्री आ जाए और θ2 अगर हमारे पास में थीटा आ जाए, ये कंसीडर किया, तो वर्क डन कितना आ जाएगा बेटा, माइनस PE कॉस थीटा। आप इसे गौर से देखिए, क्या ये वर्क डन जहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, देखो यहां पर ऐसा रखा इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इस डायरेक्शन में रखा डायपोल मोमेंट वेक्टर P को, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री के एंगल से कुछ एंगल थीटा पर लेकर आए, तो क्या होगा वर्क डन, माइनस P कॉस थीटा। बस ये जो वर्क डन हुआ इसी को कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, कॉपी कीजिए। अच्छा बच्चों, अब हम एक नया दो केस देखते हैं। केस फर्स्ट, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब वेक्टर ई की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दोनों पैरेलल है। और दूसरा केस देखते हैं, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन दोनों ऑपोजिट है। समझते क्या होगा, हमने निकाली थी पोटेंशियल एनर्जी माइनस PE कॉस थीटा। अब सोचिए अगर थीटा की जगह पर 0 लिखेंगे यहां पर, तो U will be minus PE cos 0 and cos 0 is 1। cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 है ना, तो U will be minimum, U कैसा हो जाएगा, मिनिमम। अब आप समझिए मैंने आपसे क्या बोला, जब भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, बात समझ में, जब भी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, याद रखिए सिस्टम स्टेबल होता है, सिस्टम स्टेबल होता है। कैसे, मैं आपसे बात करता हूं, आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई थी, बुक उठाकर देख लीजिए, -GMM डिवाइडेड बाई R आई थी। क्लियर है बात, ये जो एनर्जी आई ये नेगेटिव थी। एक बात, चलिए केमिस्ट्री में बात करते हैं। केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो एटम के, हाइड्रोजन एटम के इनर मोस्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है बेटा। आगे यहां तक समझ में, इसका मतलब स्टेबिलिटी है। तो इसका मतलब इस केस को क्या कहेंगे हम, जब इस तरह से हम रखेंगे तो इसे क्या कहा जाएगा, मोस्ट स्टेबल, क्योंकि cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। इसका मतलब नेगेटिव में मैक्सिमम, इसका मतलब नेगेटिव मैक्सिमम क्या हो सकता है, -P, इसके अलावा कुछ नहीं। इंप्लाइज दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोस्ट स्टेबल। अभी कंप्लीट नहीं हुई बात मेरी, अब आप और समझिए। स्टेबिलिटी तो समझ ली, इक्विलिब्रियम में है क्या, ये समझते इक्विलिब्रियम क्या है। ये यहां पर डायपोल है ना, दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, एक ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। क्या इसका सेंटर ऑफ मास कहीं भी मूवमेंट करेगा, शिफ्ट होगा, नहीं होगा। क्या ये ऊपर जा ऐसे रोटेट करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखिए समझिए, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में, इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट है डायरेक्शन में। नेट इसका जो सेंटर ऑफ मास है
इसका सेंटर ऑफ चार्ज जो है, क्या वो मूवमेंट करेगा? ना लेफ्ट में जाएगा ना राइट में जाएगा। क्लियर है बात? और चूंकि यहां पर 0 डिग्री का एंगल है, तो टॉर्क का रिलेशन हमने क्या निकाला था? P sin थीटा। तो इस कंडीशन में लगने वाला जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब ना तो ये रोटेशनल मूवमेंट करेगा, ना ही ये ट्रांसलेटरी मूवमेंट करेगा। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है? ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी आ गया और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। इस कंडीशन को कहा जाएगा मोस्ट स्टेबल। स्टेबल इस वजह से, और इक्विलिब्रियम मैंने समझा दिया। मोस्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम। आया बेटा समझ में? मोस्ट टाइम पी है ये, है ना? 2-3 बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए यहां से समझते हैं। यहां पर थीटा की वैल्यू क्या है? 180 डिग्री। इसका मतलब यहां पर cos 180 की वैल्यू क्या आने वाली है बेटा? -1। यहां से u क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। क्यों हो जाएगा? क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अच्छा देखिए, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, पॉजिटिव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, नेगेटिव मैक्सिमम था ना, यहां पर पॉजिटिव मैक्सिमम है ना? तो पॉजिटिव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ? मोस्ट अनस्टेबल। इसको क्या कहेंगे? इंप्लाइज दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोस्ट अनस्टेबल। आइए चर्चा करते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। अब आप समझिए, इस प्लस क्यू चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। नेट फोर्स एक ही लाइन में है, इसका मतलब कपल ऑफ फोर्स नहीं बनेगा। टॉर्क हो गया 0। क्या इसका सेंटर ऑफ चार्ज मूवमेंट कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। इसका मतलब ट्रांसलेटरी मोशन भी नहीं हो सकता, टॉर्क भी नहीं लगेगा, टॉर्क भी 0। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। यस, इट इज इन इक्विलिब्रियम, मोस्ट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आया बेटा समझ में? मोस्ट टाइम पे टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया, कॉपी कर लीजिए।